हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग का इकोनॉमिक्स क्लास 12 सेमेस्टर 4 इकोनॉमिक्स का जो पहला यूनिट है मनी, बैंकिंग एंड इन्फ्लेशन। तो मनी एंड बैंकिंग पिछला 4 क्लासेस में हम ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिए हैं। आज जो है आखिरी टॉपिक जो है इन्फ्लेशन, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन होता क्या है। ठीक है, तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इन्फ्लेशन का मतलब होता है द सस्टेन्ड और परसिस्टेंट इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। जब पूरे इकोनॉमी में हर चीज धीरे धीरे कंसिस्टेंटली महंगा होते जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। अच्छा, इन्फ्लेशन देखो इंडियन इकोनॉमी का तो बड़ा प्रॉब्लम है ही, साथ ही साथ वर्ल्ड में इन कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स है हर कंट्री में। इन्फ्लेशन उसमें से एक है, फिर तुम्हारा अनएम्प्लॉयमेंट उसमें से एक है ना। अगर कोई एक पर्टिकुलर चीज महंगा हो रहा है तो उसको हम लोग इन्फ्लेशन नहीं बोलते। जैसे मान लो ये टी शर्ट महंगा हो गया तो हम लोग बोलेंगे इन्फ्लेशन आ गया, नहीं भाई। ओवरऑल गुड्स जो इकोनॉमी में है, जनरल प्राइस लेवल जिसको हम लोग बोलते हैं, जब वो बढ़ता है तो हम लोग इसको बोलते हैं भाई महंगाई आ गया, इन्फ्लेशन आ गया। इन्फ्लेशन क्या करता है सर? इन्फ्लेशन लोगों का परचेजिंग पावर कम कर देता है। कैसे सर? मान लीजिए मेरा सैलरी है 50,000, माई सैलरी इज 50,000। अब ये 50,000 में आज फॉर एग्जाम्पल 2000, मान लो अभी चल रहा है 2010 में कोई 50,000 कमा रहा है, और फिर एक साल हो गया 2020 फॉर एग्जाम्पल, अब 2020 में वो 50,000 कमा रहा है, तो उसका इनकम में कुछ चेंज आया है सर? मान लीजिए 2010 और ये 2020, नहीं सर, इनकम तो वही है। बट क्या 2010 में रहने वाला इंसान जो 50,000 में अपना जिंदगी को इंजॉय कर पा रहा था, क्या वो 2020 में सेम इनकम में कर लेगा? कभी नहीं। क्यों सर? इनकम तो सेम है ना, 50,000 का 50,000 तो मिल तो रहा है। मिल रहा है बाबू, बात सही है, बट इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गया और 50,000 का परचेजिंग पावर, वैल्यू कम हो गया है। हम लोग सुनते बचपन में, सोचते थे कि यार कभी मतलब मेरे एज का जो हो गए, जो भी अर्न करना मतलब जो अर्न कर रहे हैं, तो बचपन में जब क्लास 4, 5 या 7, 8 में हम सोचते यार 50,000 मिलेगा महीना का तो मज़ा आ जाएगा, ज़िंदगी सेट। अभी पूछो जो 50,000 कमा रहा है, बोलेगा भाई 50,000 है, कहाँ ख़त्म हो जा रहा है पता भी नहीं चल रहा। क्यों? परचेजिंग पावर मनी का लो हो गया ड्यू टू इन्फ्लेशन। अब यही जब मान लो 2020 से 2030 हो गया, अब ये जो 50,000 कमा रहे हैं इसका ज़िंदगी और ख़राब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन जो है परचेजिंग पावर और कम कर दिया मनी का। तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन इज अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर टाइम। It means that the purchasing power of money decreases and the same amount of money can buy fewer goods and services that it could before। पहले जो बाई कर सकता था उससे अब और कम गुड्स खरीदा जा रहा है। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आया इन्फ्लेशन का मतलब? अब देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को हम लोग नेचर, डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ, कॉजेस के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। अब जैसे कि हम लोग डिपेंडिंग ऑन द रीजन बिहाइंड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है: डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। ठीक है, इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन में भी। सर इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है? सर इसका बहुत सारा रीजन है। पहला है डिमांड एंड सप्लाई का इम्बैलेंस। डिमांड बढ़ गया, सप्लाई उतना ही है, इन्फ्लेशन हो जाएगा। लॉ ऑफ डिमांड में पढ़े ना, डिमांड इंक्रीज होगा तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। डिमांड उतना ही है, सप्लाई घट गया तो भी इन्फ्लेशन होने लगेगा। तो डिमांड और सप्लाई अगर एक दूसरे को मैच नहीं कर रहा है, प्राइस बढ़ेगा। देखो फॉर एग्जाम्पल ये डिमांड कर्व है,
ये सप्लाई कर्व है, ठीक है। डिमांड बढ़ गया, सप्लाई उतना ही है, तो प्राइस जो पहले यहां था अब बढ़ के हो गया यहां, महंगाई बढ़ गया। या फिर सर डिमांड में कुछ नहीं हुआ, डिमांड वैसे ही है, सप्लाई कम हो गया तो भी क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया। देख रहे हो ना, तो डिमांड और सप्लाई का जब इम्बैलेंस होता है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ का? व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक ग्रोथ? इकोनॉमिक ग्रोथ अगर नहीं हो रहा है, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, तो भी क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है। और देखो थोड़ा इन्फ्लेशन ठीक भी है, अगर इकोनॉमी ग्रो हो रहा है तो इन्फ्लेशन तो होगा, आपका सैलरी भी तो बढ़ रहा है। सोचते पहले 50 साल पहले दादा जो थे दिन का 2 रुपया कमाते थे, अभी जो है क्या होगा 2 रुपये में, तो भाई महंगाई बढ़ गया, 2 रुपये में जो है ये आ जाता था वो आ जाता था, तो भाई 2 रुपये में ये आ जाता वो आ जाता, तो दिन भर का 2 रुपया कमाते नहीं थे। अभी तो दिन भर का अभी 500 600 2000 3000 कमा रहे, 200 300 कमा रहे। क्लियर हुआ पॉइंट? तो जब इकोनॉमी ग्रो करेगा तो इन्फ्लेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है मॉनिटरी पॉलिसी। अभी हम लोग पिछला चैप्टर में पिछला क्लासेस पढ़े थे, मनी सप्लाई, मॉनिटरी पॉलिसीज, बैंक रेट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियो। तो मनी सप्लाई अगर कोई इकोनॉमी में बढ़ जाता है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर तुम्हारा ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगा, ठीक है। बहुत सारा रीजंस हो सकता है। अब देखो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, जैसे हम बोले डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है ना। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, जब कोई कमोडिटी का डिमांड बढ़ने लगे और डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जैसे कि देखो डायग्राम के साथ समझाते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यहां पे है डिमांड, यहां पे है प्राइस। सप्लाई और डिमांड यहां पे था, ये प्राइस था, ये था डिमांड। अब देखो क्या हुआ है, डिमांड बढ़ गया है, D1, डिमांड बढ़ा है सर, प्राइस भी क्या हो गया, P से बढ़ा। अभी ये डिमांड जो बढ़ा है इसके वजह से प्राइस जो बढ़ा है, इसको हम लोग बोलेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कि इन्फ्लेशन, प्राइस क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है। देखते हो ना आज चीज महंगा हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि भाई डिमांड इतना ज्यादा है। पहले डिमांड नहीं था तो प्राइस कम था। Demand pull inflation caused by excessive demand for goods and services. It leads to higher prices as business responds to increased demand. समझ में आ रहा है? क्योंकि भाई आपका दाम बढ़ा है तो डिमांड भी, प्राइस भी बढ़ेगा। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी डिफाइंड एज द डायनेमिक प्रोसेस बाय विच द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी राइजेस परसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम caused by an increase in aggregate demand for commodities with given supply. सप्लाई सेम है, डिमांड के बढ़ने के वजह से प्राइस बढ़ गया है। ये जो महंगाई बढ़ा है इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब देखिए कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का क्या मतलब है। अच्छा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो गया, यहाँ पे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में आते हैं। देख रहे हो बैकग्राउंड में वॉइस आ रहा है, बिल्डिंग के नीचे से जा रहा है कोई बारात लेकर, पूरा पैक्ड है। मतलब मेरा तो ऑन रोड ही घर है, नीचे में कोई 4th फ्लोर में, वो भी सोचो 4th फ्लोर में
मतलब बैल्कनी पूरा बंद है, गेट बंद है, विंडो एंड ऑल क्लोज है, तब इतना वही सारा है। क्या करते हैं साला, समझे शादी बात। देखो, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन may be defined as the dynamic process by which general price level in the economy rises over a long period of time caused by increase in cost in production। अब देखो क्या होता है, दूसरा जो प्राइस, महंगाई बढ़ने का जो रीजन होता है वो ये होता है कि आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जा रहा है। क्या मतलब है, देखिए ध्यान से समझिए, ये मेरा एक पेन है जिससे हम लिख रहे हैं बोर्ड में। मान लीजिए ये पेन को बनाने का खर्चा आता था 50 रुपया, और जो पेन को बना रहा है वो इस पेन को बेचता था 100 रुपया में। अब इस पेन जो 50 रुपए में बनता था, अब इस पेन को बनाने का खर्चा आ रहा है 100 रुपया। अब जब 100 रुपया आ रहा है तो बेचेगा 100 से ज्यादा ही में। तो ये जो दाम बढ़ा है, महंगाई बढ़ा है, क्यों बढ़ा है? क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़ता है, उसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अच्छा, वीडियो को थोड़ा हम पॉज कर रहे हैं, ठीक है? थोड़ा एकदम लग रहा है नीचे तक आ गया, आवाज बहुत ज्यादा आ रहा है। तो समझ में आ गया आपको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। होपफुली आपको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी क्लियर हो गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब देखो, इसको भी हम डायग्रामेटिकली आपको दिखा सकते हैं। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कॉज बाय इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, जैसे कि वेजेस बढ़ गया, समझ में आ रहा है, वेजेस इंक्रीज हो गया है, रॉ मटेरियल इंक्रीज हो गया है, तो रॉ मटेरियल का प्राइस, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो सप्लाई मेरा सेम है, डिमांड की जगह इसको ले लेते हैं कॉस्ट प्राइस। देखो, कॉस्ट बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़ गया, ठीक है? कॉस्ट बढ़ने की वजह से क्या हुआ, कॉस्ट बढ़ा, प्राइस बढ़ गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो देखो, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश का बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब कोई सामान को बनाने का, देखो, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब होता है कोई सामान को बनाने का जब प्राइस बढ़ जाए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होने के वजह से जो कॉस्ट इंक्रीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो सेम है, सप्लाई सेम है, डिमांड बढ़ गया, तो डिमांड बढ़ने की वजह से जो इन्फ्लेशन बढ़ता है उसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। होपफुली आपको दोनों चीज समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन का क्या मतलब है सर? स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन रिफर्स टू द राइजिंग प्राइसेस कॉज्ड बाय डीप सीटेड लॉन्ग टर्म इनएफिशिएंसीज, rigidities and bottlenecks within an economic structure rather than temporary supply or demand shift। मतलब आपका इकोनॉमी में कुछ ऐसा पॉलिसी लाया ही नहीं गया, कुछ अच्छा किया ही नहीं गया, जिसके वजह से आपका इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, महंगाई बढ़ते जा रहा है। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। जैसे कि देखो, अभी जितना भी कंपनीज है सब एआई की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। कोई कंपनी बोलेगा नहीं नहीं मेरा जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, क्या होगा, सब एआई यूज करके अपना कॉस्ट को कम कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा। जो यूज नहीं कर रहा है वो पहले का टेक्नोलॉजी यूज करेगा, महंगा पड़ेगा उसको, धीरे धीरे करके वो मार्केट से आउट हो जाएगा। यही हुआ था नोकिया के साथ। आप लोग जानते हो कि नोकिया अपने वक्त का सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन था। क्या हुआ, जब सब एंड्रॉयड की तरफ शिफ्ट हुआ, वो बोला नहीं नहीं हम लोग विंडोज में ठीक है, जो तुम हो गए मार्केट से गायब, विंडोज का फोन कहाँ गायब हो गया, जो जो एंड्रॉयड अडॉप्ट किया वो लोग अभी मार्केट लीडर बने हुए। तो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन इसी को बोला जाता है कि अगर आपके इकोनॉमी में कुछ फेवरेबल चेंजेस नहीं हो रहा है तो क्या होगा, थोड़े दिन बाद इकोनॉमिक कोलैप्स करने लगेगा, इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगा। तो इस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन को जो बोलते हैं, जो इकोनॉमिक इनएफिशिएंसीज की वजह से आता है, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। सर टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन का क्या मतलब है? देखो, डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब मजबूती के हिसाब से
इन्फ्लेशन को हम लोग क्लासिफाई करते हैं, एक होता है मॉडरेट इन्फ्लेशन और क्रीपिंग इन्फ्लेशन। मॉडरेट इन्फ्लेशन और क्रीपिंग इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि इन्फ्लेशन बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, बहुत स्लोली आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। इन दिस सिचुएशन मॉनिटरी सिस्टम इज फंक्शनिंग वेल विदाउट डेवलपमेंट ऑफ एनी कियोस इन द इकोनॉमी। मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, 2% 3% साल का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो भाई इतना तो बढ़ना भी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ना चाहिए। तो इस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन को मॉडरेट और क्रीपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। क्रीपिंग मतलब क्या होता है? क्रीपिंग मतलब होता है रेंगना। देखते हो जैसे कि कैटरपिलर जो है रेंगते हुए आगे बढ़ता है, रेंगना जो है उसको बोलते हैं क्रीपिंग। मतलब एक देखते हो जो जानवर रेंगता है एकदम धीरे 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 आगे बढ़ता है, स्नेल रेंग के आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ता है। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन एकदम धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ रहा है। फिर आता है गैलपिंग इन्फ्लेशन। गैलपिंग इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब इन्फ्लेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, उछल उछल कर। गैलपिंग का मतलब क्या होता है? जंप करना। जैसे घोड़ा क्या करता है? जंप करते करते तेजी से भागता है, उसको बोलते हैं गैलपिंग इन्फ्लेशन। तो जब इन्फ्लेशन डबल डिजिट में पहुंच जाए, समझ में आ गया, और या फिर कभी कदा तो ट्रिपल डिजिट में भी पहुंच जाए, इसको हम बोलते हैं गैलपिंग इन्फ्लेशन। ये एक थ्रेट वाला मामला है, सीरियस मामला है, इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर सकता है अगर इसको रोका नहीं गया है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए ये चल गया मतलब तो इकोनॉमी तहस नहस हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन मान लो 50% 100% पार कर देगा साल का, उसको बोलते हैं गैलपिंग इन्फ्लेशन। फिर आता है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है वो इन्फ्लेशन जो गैलपिंग को भी पार कर दिया है, ठीक है, बहुत आगे बढ़ गया। इकोनॉमी स्ट्रगल टू सर्वाइव एंड समटाइम्स इवन टू थ्राइव अंडर द हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, नॉट गैलपिंग बट कॉल्ड द हाइपर इन्फ्लेशन सिचुएशन इन द इकोनॉमीज। Once hyperinflation strikes, nothing good can said about the economy. एक बार हाइपर इन्फ्लेशन आ गया मतलब अब इकोनॉमी का बचना बहुत मुश्किल है। फिर वो मॉनिटरी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आएगा, IMF आएगा, वर्ल्ड बैंक आएगा, ये लोग आके हेल्प करेगा कि कंट्री रुक जाए, बच जाए। देखिए ना बीच में हुआ था श्रीलंका के साथ, पाकिस्तान के साथ तो हर 2-3 महीने में होते रहता है ये चीज़। जब तब IMF पैसा देगा, फिर सऊदी पैसा देगा, तब उन लोग बचता है। तो ये हो जाता है हाइपर इन्फ्लेशन, जब इकोनॉमी अब कोलैप्स कर जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। फिर आता है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। इसको बोलते हैं ओपन इन्फ्लेशन और रीफ्लेशन। ओपन इन्फ्लेशन का मतलब होता है राइजिंग प्राइसेस फ्री मार्केट इकोनॉमी में, जहां गवर्नमेंट कुछ भी इंपोज नहीं कर रहा है प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, और मार्केट अपना काम करके डिमांड और सप्लाई से प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं। यह होता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में, जहां पे मार्केट फैक्टर प्राइस को डिटरमाइन करता है। अब मान लो डिमांड बढ़ रहा है तो प्राइस भी बढ़ते जा रहा है, और गवर्नमेंट कुछ कंट्रोल नहीं कर रहा है, ऑटोमेटिकली सब कुछ हो रहा है। तो इस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन को बोला जाता है ओपन इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? ओपन इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सप्रेस्ड इन्फ्लेशन? Suppressed inflation, also known as repressed inflation, occurs when a government uses price controls and rationing to prevent official prices from rising despite underlying demand exceeding supply. अब suppressed inflation का मतलब होता है कि डिमांड बढ़ रहा है सप्लाई के मुकाबले और प्राइस भी बढ़ रहा है, बट गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज, रैशनिंग सिस्टम, मॉनेटरी पॉलिसीज कुछ ना कुछ यूज करके उसको दबाने का, रोकने का कोशिश कर रहा है। इस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन को बोलते हैं सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, कि गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है कि रुक जाए, कंट्रोल हो जाए। फिर आता है स्टैगफ्लेशन। बहुत डेंजर है ये स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है अनएम्प्लॉयमेंट, हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। जब दोनों कंबाइन हो जाता है और एक साथ इकोनॉमी में आ जाता है, इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। अब देखो कोई अगर बोलेंगे कि भाई इन एन इकोनॉमिक सिचुएशन वेयर स्लो एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा है इकोनॉमी में, हाई इन्फ्लेशन है, महंगाई बढ़ते जा रहा है, एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट अकर्स साइमल्टेनियसली, और अनएम्प्लॉयमेंट भी तेजी से बढ़ रहा है। मतलब ऐसा सिचुएशन जो सिविल वॉर का सिचुएशन आ जाएगा कि लोगों के पास काम नहीं है, महंगाई बढ़ रहा है, लोग जो एक दूसरे से चोरी करना स्टार्ट कर देंगे,
झमेला करना स्टार्ट कर देंगे। ये सिचुएशन बहुत खराब है कोई भी कंट्री के लिए। स्टैगफ्लेशन, इकोनॉमिक स्टैग्नेंट हो गया, इकोनॉमी में कुछ काम हो रहा नहीं है, महंगाई बढ़ते जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है, तो इस सिचुएशन को बोला जाता है स्टैगफ्लेशन। क्या बोलते हैं सर? स्टैगफ्लेशन। अब देखो, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन डिमांड इन द इकोनॉमी। अगर आपसे पूछा जाए कि सर व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर इंपॉर्टेंट, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। टोटल डिमांड बढ़ता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, अभी हम लोग बढ़े। बट सर टोटल डिमांड बढ़ता ही क्यों है सर? इकोनॉमी में डिमांड बढ़ता ही क्यों है? वही हम लोग पढ़ेंगे। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। पहला है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है नया नोटों को प्रिंट करना। जितना ज्यादा नया मनी को आप प्रिंट करके इकोनॉमी में इंजेक्ट करोगे उतना ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगा। क्यों? सप्लाई ऑफ मनी बढ़ रहा है, लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा। जब लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा तो लोगों का डिमांड बढ़ेगा। अभी हम तुमको 100 रुपए दिए, बोले जाओ खा पी के आओ, तुम 100 रुपए का खा पी के आए। दूसरे दिन हम तुमको 500 दिए, तुम बोलेगा सर तो बहुत अच्छा है, 500 का देंगे नहीं। सोचो मत, बस एग्जाम, खुश मत हो, हंस क्यों रहे, हंसो मत, ऐसे मजाक से बोल रहे, देंगे नहीं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। तो मान लो हम दूसरा दिन तुमको 500 रुपये दिए, तो तुम 100 रुपये से ज़्यादा खाओगे या कम खाओगे? तो बोलोगे 500 दिए सर, चलो आज बिंदास बढ़ा जाएगा, जाके खाया जाएगा। तो जब मनी सप्लाई बढ़ेगा इकोनॉमी में तो डिमांड भी बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग एक प्रोबेबल कॉज है कि डिमांड जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। दूसरा होता है इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीज इन प्राइवेट एक्सपेंडिचर। देखो, गवर्नमेंट अगर अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देता है, गवर्नमेंट जो है सैलरीज बढ़ा दिया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का स्कॉलरशिप्स बढ़ा दिया, पेंशन्स, सब्सिडीज, या कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर कुछ बना रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जब गवर्नमेंट अपना खर्च बढ़ाएगा तभी ना डिमांड फिर से बढ़ जाएगा। उसी तरह गवर्नमेंट की जगह को प्राइवेट बिजनेसमैन है, मान लो जब अडानी बोला, अंबानी बोला कि कोलकाता में जो है हम लोग प्लान किया 1 साल में 2000 करोड़ खर्च करेंगे, तो भाई जब ये लोग खर्च करेगा कोलकाता में तो डिमांड तो बढ़ेगा ना कोलकाता में। समझ में आ रहा है बात? तो जब प्राइवेट एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दोनों में कोई भी बढ़ेगा तो टोटल डिमांड भी बढ़ेगा। खर्च अब करोगे कहां? पैसों को बैठ के क्या जला दोगे, काट दोगे, फाड़ दोगे? नहीं, खर्च करोगे, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ चीज लोगे आप, तो डिमांड भी बढ़ेगा, सिंपल। नेक्स्ट है डिक्रीज इन डायरेक्ट टैक्स। क्या मतलब है सर? देखो, डायरेक्ट टैक्स अगर डिक्रीज होता है तो भी डिमांड इंक्रीज होगा। सर डायरेक्ट टैक्स के डिक्रीज होने से डिमांड का इंक्रीज होने में क्या रिलेशन है? देखो समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए तुम साल का 1 करोड़ रुपया कमा रहे हो, तुम साल का 1 करोड़ रुपया कमा रहे हो, गवर्नमेंट बोला 30% डायरेक्ट टैक्स है, तो तुम 30 लाख रुपया टैक्स दे रही है, तुम्हारे हाथ में बचा 70 लाख रुपया खर्च करने को, तुम 70 लाख के हिसाब से खर्च करोगे। गवर्नमेंट बोल दिया मान लो दुबई की तरह कि नो इनकम टैक्स, कोई इनकम टैक्स नहीं देना। अब जो नेक्स्ट ईयर तुम 1 करोड़ कमाए वो 1 का 1 करोड़ तुम्हारे हाथ में है, तो अब तुम बोलोगे तेरा लास्ट ईयर 30 लाख रुपया टैक्स में कट गया था, ये साल कटा नहीं है, लास्ट ईयर मेरे पास 70 लाख था, इस बार मेरे पास 1 करोड़ है, तो हम 1 करोड़ रुपया के हिसाब से खर्च करेंगे। तुम सोचोगे अरे तेरा ये 30 लाख तो बेनिफिट हो गया एक तरह का, हर साल देना पड़ता था, इस साल नहीं दे रहे, तो डायरेक्ट टैक्स रिड्यूस हुआ, तुम्हारे हाथ में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गया, तुम उस इंक्रीज डिस्पोजेबल इनकम से अपना डिमांड को बढ़ा दोगे। ऐसा तो नहीं तुम सोचोगे नहीं 30 लाख बढ़ा है, इसको रख दे रहे लॉकर में संभाल के, नहीं। मेजोरिटी ऑफ जो लोग क्या करेगा, बोलेगा भाई ये पैसा बचा है टैक्स से, डायरेक्ट टैक्स कम हुआ है, चलो इसको और खर्च करते हैं, चलो कुछ नया सामान खरीद लेते हैं, कहीं हॉलीडे में चले जाते हैं, कोई ज्वेलरीज बना देते हैं, समझ में? तो टोटल डिमांड क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो जब डायरेक्ट टैक्स डिक्रीज होता है तो टोटल डिमांड इन द इकोनॉमी इंक्रीजेस। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ।
जब पॉपुलेशन तेजी से बढ़ेगा तो भाई डिमांड भी तो बढ़ेगा। अब जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा कपड़ा, उतना ज़्यादा चप्पल, उतना ज़्यादा दवाई, उतना ज़्यादा रोड्स, ट्रांसपोर्ट्स। समझ में आ रहा है? तो व्हेन द पॉपुलेशन इंक्रीजेस डिमांड भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स तुम्हारा बढ़ गया है, तुम अब ज्यादा गुड्स को एक्सपोर्ट्स कर रहे हो, तो जब एक्सपोर्ट्स भी बढ़ता है तो भी एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। वो क्या होता है? इंक्रीज होने लगता है। अच्छा, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन इन एग्रीगेट सप्लाई इन द इकोनॉमी। अभी तो सर आप हम लोग को पढ़ाए फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, डिमांड बढ़ने का क्या फैक्टर है ना। अब हम आप लोग को पढ़ाएंगे, अच्छा एक और फैक्टर वहां पे इंक्रीज इन डिमांड में ऐड कर सकते हो, चीप क्रेडिट पॉलिसी। आज जो डिमांड बढ़ रहा है, आईफोन का इतना ज्यादा डिमांड बढ़ रहा है, कंज्यूमर गुड्स का इतना ज्यादा डिमांड बढ़ रहा है, तो क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज ऑफ चीप क्रेडिट पॉलिसी। तुमको बोल दिया नो कॉस्ट ईएमआई, जाए ना 12 महीने में दे दिया ईएमआई में, इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे, ये 2% इंटरेस्ट लेंगे, 5% इंटरेस्ट लेंगे, जितना आप इंटरेस्ट दिएगा उतना हम लोग कैशबैक दे देंगे, ले लीजिए ना। तो बोलोगे चलो सस्ता में मिल रहा है, अभी तो देना नहीं है ना, 12 ईएमआई में दे देंगे ना, तो ले लो। तो तुम खरीद लिए, आईफोन खरीद लिए, टीवी खरीद लिए, फ्रिज खरीद लिए, एसी खरीद लिए। क्यों? क्योंकि चीप क्रेडिट अवेलेबल है। यही अगर तुमको कैश में देना पड़ता कि भाई ठीक है आईफोन लेना है, लाओ 1 लाख रुपए दो, तुम बोलोगे नहीं अभी तो 1 लाख नहीं है, ठीक है छोड़िए बाद में लेंगे, जब होगा तब लेंगे। बट क्योंकि अभी तुमको मिल जा रहा है सस्ता क्रेडिट, ईएमआई फैसिलिटी, तो ओवरऑल डिमांड क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। तो ये भी एक फैक्टर है डिमांड इकोनॉमी में इंक्रीज होने का, ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ चीप क्रेडिट्स। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम लोग आते हैं फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन इन एग्रीगेट सप्लाई। सर एग्रीगेट सप्लाई क्यों घट जा रहा है इकोनॉमी में? सप्लाई इकोनॉमी में क्यों घटता है? नंबर 1, लैक ऑफ सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सर हमको मान लीजिए ये बनाना है पेन, ये हमको बनाना है क्या है? विक्स, देखते हो ना इनहेलर। अब हमको विक्स बनाना है, अब इसको बनाने के लिए अंदर में जो इसका जो इनहेलर जो रहता है, जिसको हम लोग स्मेल करते हैं, ठीक है ना, सर्दी वर्दी ठीक होता है। अब जो रॉ मटेरियल चाहिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, ये सब जो चाहिए इसको बनाने के लिए, उसका शॉर्टेज है। तो भाई इसका शॉर्टेज है, डिमांड क्या, सप्लाई क्या होगा? कम हो जाएगा। जो चीज़ आप बना रहे हैं उस चीज़ को बनाने के लिए जो फैक्टर्स आपको चाहिए, अगर वो फैक्टर्स इजीली अवेलेबल नहीं है आपके पास, सप्लाई कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? दूसरा जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इकोनॉमी में सप्लाई को रिड्यूस करने का, वो है नेचुरल कैलामिटीज। क्या मतलब है सर ये पॉइंट का? नेचुरल कैलामिटीज का मतलब होता है अचानक से अर्थक्वेक आ गया, अचानक से सुनामी आ गया, बहुत सारा गुड्स एंड सर्विसेज डिस्ट्रॉय हो गया, इकोनॉमी का जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो गया, तो सप्लाई क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। फसल पूरा लगा हुआ था, बाढ़ आ गया, पूरा फसल खराब, अब नेचुरल कैलामिटी। अब फसल जो खराब हुआ, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का जो सप्लाई, एग्रीकल्चरल गुड्स का जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का क्या मतलब है? यूनियन और मैनेजमेंट में झमेला हो गया, लेबर और एम्प्लॉयर में, मालिक में झमेला हो गया। पहले का मूवी में देखते थे ना, कूली एंड ऑल, जो अलग अलग मूवी है, यही एकदम प्लॉट रहता था। एक सेठ जी आया, एकदम शिकार जलाकर बैठ कर कार से निकला, सब उसको घेर लिया कि नहीं हम लोग का तनख्वाह बढ़ाइए, हम लोग ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, हड़ताल कर दो, ये कर दो। तो ये जो डिस्प्यूट होता था, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, इसके वजह से भी क्या होता है? सप्लाई डिसरप्ट हो जाता है, काम रुक जाता है, और ओवरऑल सप्लाई क्या होगा? इकोनॉमी में कम हो जाएगा। लूप साइडेड प्रोडक्शन, लूप साइडेड प्रोडक्शन का क्या मतलब है? इफ द प्रोडक्शन पॉलिसी ऑफ द कंट्री इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ कंफर्ट्स एंड लग्जरीज articles, neglecting the production of essential consumer goods, it will be eventually create shortage of consumer goods in the market. Loop sided production का मतलब होता है कि इकोनॉमी में मेन चीज में काम नहीं हो रहा, जो एसेंशियल गुड्स है उसको प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है, लग्जरीज एंड कंफर्ट्स के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। समझ में आ रहा है? अब तुम्हारे पास आटा आएगा तो आटा को सबसे पहले तो यूज करेगा आदमी कि भाई रोटी बनाया जाए इससे, या तुम बोलेगे रोटी छोड़ो ना पिज्जा बनाओ। अरे भाई पिज्जा सब थोड़ी खाता है यार,
रोटी जरूरी है जिंदा रहने के लिए, तो पहले आटा को प्रोड्यूस करके रोटी बनाओ, उसके बाद बच जाता है तो जाके पिज्जा कंपनी वालों को भेजो, वो पिज्जा बनाएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं लूप साइडेड प्रोडक्शन, कि मेन चीज को छोड़कर मतलब एसेंशियल गुड्स को छोड़कर लग्जरीज और कंफर्ट गुड्स के ऊपर रिसोर्सेज को यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो इससे भी क्या होगा, जो नेसेसरी गुड्स है उसका सप्लाई कम हो जाएगा। इंक्रीज इन प्राइस इन द इंटरनेशनल मार्केट, जब देखो तुम्हारा जो कमोडिटी है, with increase in the cost of production there is a shortage of supply of the commodity which finally imposes an upward pressure on the general price level। क्या मतलब है इसका? देखो इसका मतलब है जब आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका प्राइस बढ़ता है, उसका प्राइस बढ़ेगा तो शॉर्टेज हो जाएगा सप्लाई ऑफ द कमोडिटी का इंटरनेशनल मार्केट में। नहीं समझ में आया? देखो फिर से एक बार समझा रहे, मान लो ये बल्ब है, ठीक है, अब ये बल्ब को बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए, फिलिप्स का बल्ब है, मान लो फिलिप्स का बल्ब को बनाने के लिए जो भी मटेरियल चाहिए, इंटरनेशनल मार्केट में इसका प्राइस बढ़ गया है। इंटरनेशनल मार्केट में इसका प्राइस बढ़ने की वजह से क्या होगा, इंडिया में इस बल्ब का शॉर्टेज हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि जो सामान हमको चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसका बढ़ गया है, तो सप्लाई उस कमोडिटी का इंटरनेशनल मार्केट में क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि महंगा हो गया ना, सामान महंगा हो गया, बन रहा कम है, सप्लाई कम हो रहा है। क्लियर हुआ पॉइंट? डिमांड पुल इन्फ्लेशन को आप लोग को एक्सप्लेन कर दिए हैं, क्या वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है ये भी एक्सप्लेन कर दिए है ना। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को एक्सप्लेन कर दिए हैं, क्या रीजन से होता है ये भी एक्सप्लेन कर दिए हैं सर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्टैगफ्लेशन, इसको एक्सप्लेन तो कर दिए सर। स्टैगफ्लेशन, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैगफ्लेशन? इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। कॉजेज ऑफ स्टैगफ्लेशन, ठीक है, तो स्टैगफ्लेशन में क्या देखने को मिलता है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ग्रोथ नेगेटिव हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। क्यों होता है सर ये? व्हाई डज स्टैगफ्लेशन अकर्स? नंबर वन है सप्लाई शॉक। देखो स्टैगफ्लेशन हो जाता है सप्लाई शॉक की वजह से, एडवर्स इफेक्ट ऑफ सप्लाई शॉक। तो सप्लाई शॉक क्या होता है? सप्लाई शॉक इज अ फिनोमिना फॉर विच नेशनल आउटपुट इज रिड्यूस सो सीवियरली कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो तेजी से लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है, कॉजिंग अ ह्यूज अपवर्ड प्रेशर ऑन दी जनरल प्राइस लेवल एंड हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये इंपॉर्टेंट सप्लाई शॉक फैक्टर जो है वो वर्ल्ड वाइज इंक्रीज हो गया। मान लो ऑयल का प्राइस, अब तेल का जो दाम है ये तुम्हारे गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। कल को शेख लोग बोला तेल महंगा में बेचेंगे, वो लोग महंगा में बेचेगा, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अभी जो आता है चिप, चाइना बोल दिया, चाइना के कंट्रोल में है ईवी चिप, चाइना बोल दिया कि नहीं हम दाम बढ़ा के भेजेंगे, तो तुम कुछ नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। जैसे कि अरब इजराइल वॉर के दौरान ओपीईसी ऑयल प्राइसेस को बढ़ा दिया था, जिसके वजह से ज्यादातर इंडस्ट्रीज जो ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट था उन लोग का प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ। वो लोग क्या किया, सप्लाई को कम कर दिया, लोगों को हटाने लगा, अनएम्प्लॉयमेंट होने लगा, जोर शोर से अनएम्प्लॉयमेंट होने लगा। इसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई शॉक, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सप्लाई शॉक। जैसे अभी देखो ना, अरब इजराइल तो नहीं, जो रशिया यूक्रेन जो वॉर हुआ, इसके वजह से भी बहुत सारा चीज़ डिसरप्ट हुआ। अब ये जो डिसरप्शन होता है ना, इसमें आपका कोई रोल नहीं रहता है, आपका कंट्री चाहकर भी कुछ कर नहीं सकता है।
तो अ सडन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ की इनपुट्स कैन रेज प्रोडक्शन कॉस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, तो देखो दाम ज्यादा हुआ है तो महंगाई बढ़ेगा, आउटपुट कम होगा, जॉब कट होगा। महंगाई देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा लोग अपना डिमांड घटा देगा, डिमांड घटाएगा तो सप्लाई को कम करना पड़ेगा, सप्लाई को कम करने के लिए एक्स्ट्रा वर्कर जो है उसको निकाला जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट किया जाएगा। तो ये सब जो है इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, सप्लाई शॉक। पुअर मॉनिटरी पॉलिसी, ये भी एक रीजन है सर, मॉनिटरी पॉलिसी खराब होने की वजह से। अगर सेंट्रल बैंक बहुत ज्यादा नोट प्रिंट कर दिया या इंटरेस्ट रेट को बहुत लो रख दिया बहुत दिन तक, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और ये इन्फ्लेशन जो बढ़ेगा ना, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ वीक हो जाएगा और फिर स्टैगफ्लेशन होने लगेगा। बहुत सारा कंट्री जैसे कि वेनेजुएला, वो लोग क्या किया, नया नोट छापते गया छापते गया छापते गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर नया नोट छापते गया छापते गया। अब नोट्स इतना ज्यादा प्रिंट हो गया, इकोनॉमी में इतना ज्यादा सर्कुलेट हो गया, मनी का वैल्यू गिर गया। समझ में आ रहा है? तो ये जो स्टैगफ्लेशन हो, मनी का वैल्यू गिर गया, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा, महंगाई तेजी से बढ़ने लगा। ये जो स्टैगफ्लेशन हुआ है ये कंट्री का खराब मॉनिटरी पॉलिसीज की वजह से हुआ है। तुम खुद जिम्मेदार हो इसके लिए। फिर आता है डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी। जब बिजनेस लेस प्रोडक्टिव हो जाता है, इनोवेशन स्लो डाउन हो जाता है, प्रोडक्शन गिरेगा, कॉस्ट बढ़ेगा और धीरे धीरे अनएम्प्लॉयमेंट और स्टैगफ्लेशन की तरफ कंट्री बढ़ने लगेगा। देखो सब तरह, जैसे कि देखो हम लोग पहले चौक डस्टर से पढ़ाते थे व्हाइट बोर्ड में, अभी हम लोग ऑनलाइन क्यों आ गए? तो भाई देखा, ऑनलाइन अगर नहीं आएंगे, ऑफलाइन में एक रेस्ट्रिक्शन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टैग्नेंट हो गया। भाई एक बार में 50-60 बच्चों को ही पढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ा सकेंगे। ऑनलाइन में अपॉर्चुनिटी, या आओ 1000 बच्चों को पढ़ाओ, 10,000 बच्चों को पढ़ाओ, आपका पढ़ाई समझ में आएगा, लोग आएंगे, ज्वाइन करेंगे। तो अगर हम जो चेंजेस, इनोवेशन नहीं लाए, स्टैगफ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा इकोनॉमी में, महंगाई बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, ग्रोथ कम हो जाएगा। फिर आता है ओवर रेगुलेशन। ओवर रेगुलेशन मतलब तुम बहुत ज्यादा सेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है, सब एनर्जी, लेबर, बिजनेसेस। अब इससे क्या होता है, जैसे कि इंडिया में पहले था ये ना, उसको फिर एलपीजी पॉलिसी के थ्रू लिबरलाइज किया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 1991 में। तो लिबरलाइजेशन के बाद क्या हुआ, लाइसेंसिंग का सिस्टम खत्म हुआ। अदरवाइज तुमको थोड़ा सा कुछ भी सामान कुछ भी करना है, गवर्नमेंट का परमिशन लो। तो इससे क्या होता था, ओवर रेगुलरिटीज की वजह से भी ना नया इन्वेस्टमेंट कंट्री में आएगा नहीं, प्रोडक्शन कम हो जाता है, कॉस्ट बढ़ जाता है, ग्रोथ स्लो होगा, जॉब कट्स होने लगेगा। तो कंट्री को चाहिए कि भाई थोड़ा फ्रीडम दे, थोड़ा रेगुलेशन को कम किया जाए। ठीक है, थोड़ा रेगुलेशन को क्या किया जाए, कम किया जाए। चलो नेक्स्ट आगे आते हैं, मेजर्स टू चेक स्टैगफ्लेशन। सर स्टैगफ्लेशन को ठीक कैसे किया जा सकता है ये बताइए। मेजर्स टू चेक स्टैगफ्लेशन, अगर ये कहीं पे हो गया क्या करेंगे, बीमारी सॉल्व कैसे होगा? नंबर 1, सप्लाई साइड रिफॉर्म्स करो, मतलब इंक्रीज करो प्रोडक्शन को, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगा, इन्फ्लेशन घटेगा, इकोनॉमी बूस्टअप होगा, ग्रोथ होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। कंट्रोल्ड मॉनिटरी पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी को टाइट करो, मनी सप्लाई को कंट्रोल करो, ठीक है, ताकि इन्फ्लेशन घटे, अनएम्प्लॉयमेंट घटे। फिस्कल पॉलिसी में चेंजेस लाइए, टैक्स को रिड्यूस करिए, टैक्स को जो इंपॉर्टेंट जगह है वहां पे लगाइए, जहां पे रिबेट देना चाहिए वहां पे रिबेट दो कंपनीज को। तो ये सब के थ्रू क्या होगा, स्टैगफ्लेशन खत्म होगा। मतलब मेनली सप्लाई साइडेड रिफॉर्म्स करना पड़ेगा।
अब आते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। क्या मतलब है सर इन्फ्लेशनरी गैप का? An inflationary gap occurs when the total demand in an economy exceeds the total supply at full employment level। क्या मतलब है इसका? देखो, जब टोटल डिमांड इकोनॉमी में, जब टोटल डिमांड, व्हेन टोटल डिमांड एक्सीड्स द टोटल सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, इट इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप। फिर से समझा रहे, ध्यान से समझिए। देखिए, inflationary gap refers to the difference between aggregate demand and aggregate supply at full employment of factor resources। मतलब क्या है? अपना पूरा ताकत लगा दिए, पूरा रिसोर्सेस लगा दिए, अपना पूरा रिसोर्सेस लगाने के बाद सप्लाई और डिमांड में जो गैप आ रहा है, इस गैप को बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। मतलब इससे ज्यादा सप्लाई बढ़ नहीं सकते, क्योंकि हम अपना पूरा एफर्ट लगा दिए, इससे ज्यादा सप्लाई बढ़ेगा नहीं, उसके बावजूद भी डिमांड और सप्लाई में गैप आ जा रहा है, इसको बोलेंगे इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है? देखो यहां पे वाई डी एग्रीगेट डिमांड है, वाई डी, ये देखो एग्रीगेट डिमांड, represent the aggregate demand, and the YS aggregate supply। YS कौन है? ये है। तो YD एग्रीगेट डिमांड, YS एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है? और ये लोग दोनों के बीच में जो गैप है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बीच में जो गैप है, AE मतलब AY माइनस EY, AY और EY, तो ये दोनों के बीच में जो इतना गैप है, AY EY, ये जो गैप है एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यहां पे देख रहे हो, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में जो गैप है दोनों के बीच में, इसको ही बोला जाता है इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है? AY माइनस EY इज द एग्रीगेट डिमांड ओवर एग्रीगेट सप्लाई। मतलब देखिए, डिमांड जो है वो AY है, डिमांड यहां से यहां तक है, ध्यान दीजिए, डिमांड यहां से पूरा यहां तक है, सप्लाई यहां से यहां तक है। तो इतना जो एक्सेस जो डिमांड हुआ है फुल एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, ये जो है फुल एम्प्लॉयमेंट में जो हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है? अब देखिए यहां पे कॉजेज, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप? इंक्रीज कंज्यूमर स्पेंडिंग, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, कंज्यूमर का स्पेंडिंग बढ़ते जा रहा है। ठीक है? गवर्नमेंट का स्पेंडिंग बढ़ रहा है, मतलब एग्रीगेट डिमांड क्यों बढ़ता है? वही सब है। बिजनेस का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी बहुत लूज है, इजी क्रेडिट मिल जा रहा है, एक्सपोर्ट बूम है, फॉरेन में डिमांड इंक्रीज हो रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। तो ये सब रीजन की वजह से आपका एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाता है। ठीक है? देखो यहां पे डायग्राम भी बना हुआ है, ये देखो एग्रीगेट इन्फ्लेशनरी गैप यहां पे। ठीक है? अब इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप एंड प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के ऊपर इन्फ्लेशनरी गैप का क्या इंपैक्ट पड़ता है? पहले तो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेंगे, फिर पॉजिटिव इंपैक्ट। नेगेटिव इंपैक्ट सर,
कॉस्ट ऑफ इनपुट रॉ मटेरियल एंड ऑल वो इंक्रीज होगा क्योंकि महंगाई बढ़ रहा है। अनसर्टिनिटी रहेगा ऑन एंड इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट घटेगा। सप्लाई चेन डिसरप्ट हो सकता है और कंज्यूमर का परचेजिंग पावर भी कम हो जाएगा क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ध्यान से समझिए, सप्लाई इतना ही है लेकिन डिमांड ज्यादा है, तो ये एक्सेस डिमांड से प्राइस तो ऊपर जाएगा ना। क्यों ऊपर जा रहा है? क्योंकि सप्लाई इससे ज्यादा और बढ़ नहीं सकता है। ठीक है। पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होगा? इन्वेंटरी गेन्स। अगर फर्म पहले से बना के रखा होगा तो अब फुल एम्प्लॉयमेंट में सप्लाई इससे ज्यादा तो और बढ़ेगा नहीं, डिमांड तो एक्सीड कर गया है, तो अब जो प्राइस बढ़ रहा है, अब जो महंगा में बिक रहा है, तो ये जो महंगाई है इससे बिजनेसमैन को फायदा हो जाएगा अगर वो पहले से गुड्स को प्रोड्यूस करके रखा है। डेब्ट चीप हो जाएगा क्योंकि डिमांड इतना ज्यादा है, लोन्स इजीली मिलने लगेगा। अच्छा, इंसेंटिव टू प्रोड्यूस मोर। अगर फर्म कुछ भी करके अगर प्रोड्यूस कर लेते हैं ज्यादा, इफ फर्म्स कैन पास कॉस्ट टू कंज्यूमर, राइजिंग प्राइसेस में टेम्पररी इंक्रीज रेवेन्यू। ठीक है, तो उन लोग का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं, इसका हेडिंग नहीं दिया हुआ, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। ध्यान समझिए, वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेने का, आज ही ये चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। होना तो चाहिए 2 क्लास में, 2 क्लास और लगता, सोचे कि नहीं बहुत ज़्यादा लंबा खिंचा जा रहा है, 6-7 वीडियो हो जाएगा। तो इसको वीडियो अगर 1 घंटा प्लस भी जाए कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग का समझ लीजिए 2 वीडियो को ज्वाइन करके 1 वीडियो में हम दे ले रहे हैं। तो इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का क्या इंपैक्ट होता है अलग अलग लोगों के ऊपर। ठीक है। सबसे पहला, एंटरप्रेनर्स वर्सेस एम्प्लॉय। देखो, इन्फ्लेशन के दौरान एंटरप्रेनर्स का तो फायदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो हम भी जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका भी तो दाम बढ़ेगा। महंगाई बढ़ रहा है तो मेरा जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसका भी तो दाम बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, इन एंटरप्रेनर्स लोग फायदा में कमा लेगा, उन लोग का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन जो एम्प्लॉय है, जो वेजेस एंड सैलरी कमा रहा है, वो लोग को तो फिक्स वेजेस एंड सैलरी मिलेगा, तो उन लोग को उतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। ठीक है। शेयर होल्डर्स वर्सेस बॉन्ड होल्डर्स। शेयर होल्डर लोग को इन्फ्लेशन के वक्त, यहां पे हेडिंग नहीं दिया हुआ, आप लोग हेडिंग लिख लेना, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ये वाला हेडिंग होगा, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन अलग अलग लोगों के ऊपर। ठीक है। फिर आता है शेयर होल्डर्स वर्सेस बॉन्ड होल्डर्स। अब देखो, शेयर होल्डर्स लोग का फायदा हो जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, स्टॉक मार्केट बुल रन की तरफ बढ़ेगा और मार्केट में बहुत तेजी से क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज होगा? शेयर का प्राइस। लेकिन जो बॉन्ड होल्डर है वो लोगों को तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अब देखो, कंपनी अच्छा भी कर रहा है तो भी उन लोग का कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। ठीक है। डेटर वर्सेस क्रेडिटर। डेटर को बेनिफिट होता है इन्फ्लेशन में, क्रेडिटर को नुकसान। क्यों? अब देखो, मान लो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन डेटर गेन, डेटर को फायदा होता है और क्रेडिटर को नुकसान हो जाता है। कैसे सर? सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे डेटर और क्रेडिटर क्या होता है। जो कॉमर्स बैकग्राउंड से अकाउंट जो जिसके उनको तो पता है, बट इकोनॉमिक्स तो बहुत आर्ट्स स्टूडेंट वाले लोग को भी है। तो डेटर का मतलब होता है वो पर्सन जिससे हमको पैसा मिलने वाला है, और क्रेडिटर का मतलब होता है वो पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जिसको हमको पे करना है। ठीक है। अब मान लो मिस्टर ए जो है मिस्टर बी से 1 लाख रुपए लिया था 2020 में, तो मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी का डेटर हो गया और मिस्टर बी जो है वो मिस्टर ए का क्रेडिटर हो गया। मिस्टर ए बोलेगा कि मिस्टर बी मेरा क्रेडिटर है, मतलब हमको इनको 1 लाख रिटर्न करना है। मिस्टर बी बोलेगा कि मिस्टर ए जो है ये मेरा डेटर है। क्यों? क्योंकि इससे हमको 1 लाख रुपए मिलने वाला है। अब 2020 में 1 लाख रुपए लिया था, ठीक है, और
2025 में 1 लाख रुपया वापस कर दिया। तो यहां पे बोलेगा सर किसी का तो फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। यस, फायदा हुआ है, मिस्टर ए का फायदा हो गया और मिस्टर बी का नुकसान हो गया। डेटर को फायदा हो गया और क्रेडिटर को नुकसान हो गया। अब कैसे सर? अब देखो यहां पे आता है इन्फ्लेशन। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ऑन एन एवरेज इन्फ्लेशन रेट जो है 5% करके बढ़ा, तो 5 साल में अगर हम लोग सिंपल भी कैलकुलेट करेंगे तो महंगाई 25% बढ़ गया है। इसका मतलब है 1 लाख में जो सामान वो 2020 में मिस्टर ए ले सकता था, अब उसी सामान को लेने के लिए उसको 1,25,000 रुपया खर्च करना पड़ेगा। तो फेस वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 लाख का फेस वैल्यू आज भी 1 लाख है, बट ये 1 लाख का परचेजिंग पावर कम हो गया है इन्फ्लेशन के वजह से। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए बोला जाता है कि महंगाई के वक्त डेटर बेनिफिट कर जाता है और क्रेडिटर का नुकसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि परचेजिंग पावर जो मनी का है वो रिड्यूस हो जाता है। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आया? नेक्स्ट, ओनर्स ऑफ रियल एसेट वर्सेस नॉन ओनर्स। इन्फ्लेशन से आपका जो रियल एसेट्स है, प्रॉपर्टी, गोल्ड का दाम बढ़ेगा, तुम और अमीर होगे। लेकिन जो नॉन ओनर्स है, रेंटर्स है, हम तो किराए पे रहते, तो हमको कोई फायदा थोड़ी होगा, उल्टा नुकसान हो जाएगा, किराया बढ़ा देगा वो। समझ में आया? अदर इंपैक्ट्स, परचेजिंग पावर कम हो जाएगा, अमीर और अमीर, गरीब और गरीब हो जाएगा, इकोनॉमी में अनसर्टिनिटी आ जाएगा, सेविंग्स का जो आप सेव करके जो रख रहे हैं अगर लिक्विडिटी फॉर्म में, उसका वैल्यू और कम होने लगेगा। ठीक है? और इंटरनेशनल कंपटीशन भी और बढ़ जाएगा इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से। समझ में आ रहा है बात? अब इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है सर? कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, पहला है फिस्कल मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। टैक्स को इंक्रीज कर दीजिए, पर्सनल इनकम टैक्स को इंक्रीज कर दीजिए, कॉर्पोरेट टैक्स को इंक्रीज कर दीजिए। जब डायरेक्ट टैक्स इंक्रीज होगा लोगों के हाथ में कम पैसा बचेगा। जब जीएसटी इंक्रीज होगा सामान और महंगा हो जाएगा, लोग कम स्पेंड करेंगे। समझ में आ रहा है? तो पर्सनल इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स को मेनली आपको इंक्रीज कर देना है ताकि लोगों के हाथ में कम पैसा आए। जब लोगों के हाथ में कम पैसा आएगा लोग कम खर्च करेंगे। नेक्स्ट है रिड्यूस गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर को कम करना पड़ेगा। जब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम करेगा ओवरऑल डिमांड कम होगा, ओवरऑल डिमांड कम होगा तो प्राइस भी धीरे धीरे इन्फ्लेशन कम होने लगेगा। अडॉप्ट सरप्लस बजट, मतलब सरप्लस बजट रखो, लोन्स मत लो, डेफिसिट फाइनेंसिंग, न्यू नोट्स प्रिंट मत करो। इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। अच्छा, मॉनिटरी पॉलिसीज को कैसे यूज करेंगे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ये अभी हम आप लोग को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अगर आपको जानना है डे 4 वाला वीडियो में देखिए, मेजर्स टू कंट्रोल क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसीज बाय दी सेंट्रल बैंक। इसमें हम कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, डायरेक्ट एक्शन, क्रेडिट रेशनिंग, ये सबको हम डिटेल में डिस्कस किए कि क्या होता है और इससे कैसे मनी सप्लाई को कम किया जाएगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। डे 4 में अगर आप लाइन से देखते हुए आपको पता है कैश रिजर्व रेशियो क्या है ना, बैंक रेट क्या होता है, सब आपको पता है। ठीक है? नेक्स्ट, डीफ्लेशन। अब हम लोग आते हैं डीफ्लेशन में। सर डीफ्लेशन का क्या मतलब होता है? इन्फ्लेशन का उल्टा। डीफ्लेशन जो है वो इन्फ्लेशन का क्या है? उल्टा। Deflation is an increase in the real value of the monetary unit of account as reflected in a decrease in general price level of goods and services in the economy। क्या मतलब है? जब ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज, जब ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में रिड्यूस होता है, जब ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में रिड्यूस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशन। समझ में आ रहा है? महंगाई बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन, महंगाई घट रहा है, उसको क्या बोलते हैं? डिफ्लेशन। सिंपल। अब डिफ्लेशन का कॉजेस क्या है? डिमांड घट रहा है, प्राइस घट रहा है। कॉन्ट्रैक्शन इन मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, मनी सप्लाई कम हो गया है इकोनॉमी में, इजी क्रेडिट मिलना कम हो गया है,
ईएमआई वाला सिस्टम कम हो गया है, तो इससे क्या होगा, ओवरऑल डिमांड जो है वो कम हो जाएगा। डिमांड जब कम होगा डिफ्लेशन होगा, महंगाई उल्टा घटना चालू हो जाएगा। ठीक है। एंड इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, आपका अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जा रहा है, टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, एडवांस हो रहा है, मेथड ऑफ प्रोडक्शन और एफिशिएंट हो जा रहा है, तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा। कंपटीशन बढ़ रहा है, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो डिफ्लेशन होगा। समझ में आ रहा है बात? तो बहुत सारे टाइम टेक्नोलॉजी के इंप्रूव होने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है। अब देखो जितना भी डिफरेंस बिटवीन है, ये चैप्टर होता है यहीं पे कंप्लीट। अब जितना भी डिफरेंस बिटवीन है बाबू, आपको बुक से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हम क्वेश्चन आंसर जब देंगे उसमें स्टूडेंट लोग को लिखवा देंगे। जैसे कि देखिए कहाँ गया, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बीच का डिफरेंस क्या है। ठीक है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बीच का डिफरेंस क्या है, नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी के बीच का डिफरेंस क्या है, ये तीनों जो है आप लोगों को बुक से पढ़ लेने हैं। तो पहला चैप्टर हम लोग फाइनली किए हैं कंप्लीट। तो 2 चैप्टर को एक साथ हम मर्ज कर दिए, मतलब 2 क्लासेस को, इसलिए क्लासेस थोड़ा लंबा हो गया। अब जो सेकेंड चैप्टर ऑनवर्ड्स है, तो डे 2 मतलब सेकेंड चैप्टर जो इकोनॉमिक्स में है, उसके बाद से जो चैप्टर्स है वो और यूट्यूब में नहीं आएगा जैसे पहला चैप्टर आया। तो आप लोग हम लोग का कोर्स ज्वाइन कर लिए पेड बैच में। ठीक है, ताकि जितना चैप्टर्स है सब आप लोगों को कंप्लीट आप लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो फर्स्ट चैप्टर है, इससे रिलेटेड क्लास नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, सब कुछ आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। बट इसके बाद जो रिमेनिंग चैप्टर्स है 2, 3, 4, 5, इसका आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा अगर आप लोग पेड बैच में इनरोल नहीं है। तो देखो पहला चैप्टर में आप लोग देख लो सर का क्लास नोट्स, चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स कैसे रहता है, पूरा वीडियोस भी यूट्यूब में आप लोग आराम से वहां से भी देख सकते हो। सेकेंड चैप्टर ऑनवर्ड्स अब और यूट्यूब में नहीं आएगा, उसके लिए आप लोग को हम लोग का पेड बैच में इनरोल होना पड़ेगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो को करते हम लोग यहीं पे समाप्त।